So let's start the chapter Profits and Gains of Business and Profession. So इस चैप्टर में आपका जो मेन क्वेश्चन फर्स्ट बनता है दैट इज what do you mean by business and profession and what are the various incomes taxable under the head business and profession, that is charging section 28. So business means any economic activity which is carried on for earning profit. मीन्स अगर कोई एक्टिविटी बिना प्रॉफिट के आप करते हो तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए बिजनेस. So any trade, commerce, manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce and manufacture. Now what is adventure in the nature of trade means a single transaction which is similar to your business, which is related to your business. Maybe it is a single, but it is having all the features like a regular business. तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी आपकी बिजनेस मानी जाएगी अगर उसकी सारी फीचर्स आपके बिजनेस के जैसे मिलती हैं. सो इट इज़ नॉट डिफाइंड व्हाट इज़ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, बट लॉ हैज़ गिवन सर्टेन क्वेश्चंस कि आपको प्रिंसिपल्स दिए हैं कि आप इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जज कर सकते हो कि वेदर अ सिंगल ट्रांजैक्शन इज़ इन द नेचर ऑफ ट्रेड और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि जो परचेज़र है वो ट्रेडर है और क्या उसने परचेज जो कमोडिटी की है इट इज़ रिलेटेड टू हिज बिजनेस और नॉट. इफ आंसर इज येस देन सिंगल ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड. मान लो लेट्स सपोज आप एक क्लोथ मैन्युफैक्चरर हो और गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो और आपने क्लोथ परचेज किया. सिंस इट इज़ रिलेटेड टू योर ट्रेड और इंसिडेंटल टू इट, तो ये चाहे आपने साल में एक ही बार परचेज किया तो इट इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस. एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कमोडिटी परचेज एंड रीसोल्ड एंड व्हाट क्वांटिटी. लेट्स सपोज एक पर्सन बल्क में पैन परचेज करता है और इकट्ठे बेचता है, तो वेदर इट इज़ अ सिंगल टाइम सिंस इट इज़ इन लार्ज क्वांटिटी. नॉर्मली जो पर्सन अपने लिए परचेज करते हैं दैट इज़ अ सिंपल क्वांटिटी, शॉर्ट क्वांटिटी. तो आपका जो क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो इसको हम चाहे सिंगल ट्रांजैक्शन है इट विल बी कंसिडर्ड एज एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड. डिड परचेजर परफॉर्म एनी एक्ट टू फर्दर इम्प्रूव द क्वालिटी. लेट्स सपोज आपने कोई आइटम खरीदी और उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करके उसके इम्प्रूव कर रहे हो सो दैट यू कैन सेल इट एट हायर प्रॉफिट. तो येस मे बी इट इज़ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, इट विल बी अ नेचर ऑफ ट्रेड. सो आपने क्या एक्टिविटीज़ करी बिफोर सेल या परचेज, वेदर इट इज़ सिमिलर टू दोज एक्टिविटीज़ विच यू जनरली अ बिजनेस मैन अंडरटेक्स फॉर हिज बिजनेस. तो इफ़ आंसर इज़ येस अगेन इट इज़ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड. अगर आपकी ट्रांजैक्शंस रिपीट हो रही हैं या आपका प्रॉफिट की इंटेंशन से किया गया, इफ़ अगेन इट्स आंसर इज़ येस. हाउएवर एक सिंगल क्वेश्चन है कि इफ़ देयर इज़ ए प्राइड ऑफ एलिमेंट. जनरली जो चीज़ें हम अपने लिए खरीदते हैं तो उसमें प्राइड ऑफ एलिमेंट होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर नो है कि क्योंकि अगर आपने बेचने के लिए ख़रीदा है तो फिर देयर इज़ नो प्राइड ऑफ एलिमेंट. सो सिंपल वाई दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड कि मान लो अगर हम ये चीज़ ना क्लियर करें तो कोई कह सकता है कि मैंने तो सिंगल एक ही बार चीज़ खरीदी है सो आई एम नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट बिकॉज इट इज़ नॉट माई बिजनेस, आई एम नॉट डूइंग इट ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस. सो लॉ हैज़ मेड क्लियर कि चाहे आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हो चाहे आपने एक सिंगल ट्रांजेक्शन करी है, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस, इफ़ इट इज़ इन द नेचर ऑफ योर सेम एक्टिविटीज़ जो आप एक बिजनेस में नॉर्मली करते हो, तो चाहे एक सिंगल ट्रांजेक्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज ए एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड. एंड अगर उस पर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो यू आर लायबल टू पे. नाउ द ओनर्स टू प्रूव, दैट इज़ द बर्डन टू प्रूव. लेट्स सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन चाहे साल में करी है पर उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो दे कैन सेंड ए नोटिस टू यू, देन वाई यू शुड नॉट पे द टैक्स ऑन इट. नाउ द बर्डन इज़ ऑन यू. आपको प्रूव करना है कि this is not liable to pay, this is a single transaction and it is not an adventure in the nature of trade. So business and profession के हेड के अंडर जो इनकम आपको बिजनेस से हो रही है वो तो आएगी. इसके अलावा जो प्रोफेशन, ना प्रोफेशन क्या है
इट इज़ एन ऑक्यूपेशन जिसको आपको कंटिन्यू करने के लिए यू नीड इंटेलेक्चुअल स्किल्स और मैनुअल स्किल्स. फॉर एग्जांपल लॉयर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, सर्जन और म्यूज़िक डायरेक्टर. सो जिसके लिए आपको कोई स्किल ज़रूरत है. एंड प्रोफेशन ऑल्सो इंक्लूड वोकेशन, मीन्स the way you earn your income but through a natural talent, not through a skill. मान लो आप नॉर्मल कोई काम करते हो जिसके लिए आपके पास स्पेशल क्वालिटी है, मे बी इट इज़ नेचुरल, यू हैव नॉट obtained एनी स्किल फॉर दैट, और आप उसको स्किल को अपने नेचुरल स्किल को यूज़ कर रहे हो फॉर अर्निंग इनकम. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई पर्सन बहुत अच्छा आर्टिकल लिखता है. नाउ दिस इज़ नॉट ही इज़ नॉट ए जर्नलिस्ट, बट सिंपल आर्टिकल से वो अगर अर्निंग कर रहा है. या मान लो कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है और कहीं से सिंगिंग करने से अब वो अगर अपने अर्न कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए वोकेशन, बट ही हैज़ नॉट टेकन एनी ट्रेनिंग. सो हम सिंपली स्टार्टिंग में मीनिंग क्लियर करेंगे. अगर आपको पेपर के लिए क्वेश्चन लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द मीनिंग ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड देन वोकेशन, एंड देन यू विल गिव द हेडिंग कि what are the various incomes which are chargeable under the section 28. So first of all is business and professional income. So any profit or gain which is carried on by the assessee, any profit or gain from the business and profession carried on by assessee is taxable under that business and profession, and it is not necessary that it should be continued throughout the year. ठीक है. सो बिजनेस इंडिया में भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया. ये डिपेंड करेगा कि वो आपके हाथ में टैक्सेबल है नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन योर रेजिडेंशियल स्टेटस. ऑल रेवेन्यूज़ प्रॉफिट, चाहे वो सिंगल टाइम है या वो कॉन्टिन्यूटी में है या लीगल बिजनेस है या इलीगल, सो इट डजेंट मेक कि आपकी इलीगल इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दैट बिजनेस एंड प्रोफेशन. द सेकेंड इज कंपनसेशन. If you receive compensation from your employer, then it is taxable under that salary. But अगर आपको compensation मिली है because in lieu of your right to manage a business, तो वो compensation आपकी taxable होगी under the head business and profession. So any person who is managing the whole business affairs of a company, और अगर उसकी जो ये right है उसको टर्मिनेट किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है और उसके बदले में उसको कंपनसेशन मिलती है. द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंडियन कंपनी एंड सेकंड पॉइंट सेम पॉइंट है, एनी पर्सन हु इज़ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी इन इंडिया और एनी अदर फॉरेन कंपनी, मीन्स फॉरेन कंपनी भी आ गई. तो अगर वो मैनेज कर रहा था, नाउ द हिज सर्विसेज आर टर्मिनेटेड और मॉडिफाइड और बदले में उसको कोई कंपनसेशन मिलती है. एनी पर्सन हु इज़ होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया और उसकी एजेंसी टर्मिनेट कर दी जाती है, उसकी कंपनसेशन. या गवर्नमेंट आपके राइट को टू मैनेज ए बिजनेस टेक ओवर कर लेती है और बदले में कंपनसेशन देती है. या एनी कंपनसेशन which is for relating to the termination and modification of the term and case relating to the contract. Let's suppose you have done any contract relating to the business और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती हैं और बदले में आपको कंपनसेशन देती है. सो दिस इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. देन अ इनकम ऑफ ए ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन. नाउ अ ट्रेड एसोसिएशन इज ए नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. सपोज you are working in a leather industry, so all the units which are in that industry, all the business organizations, so जो competitors हैं, अगर वो अपनी leather industry की promotion के लिए एक association बनाते हैं, तो this is a trade association. For example, Chamber of Commerce which is work for the all industries. तो यहाँ पे जो point है कि जो trade association है, they generally take subscription fees or membership fees or entrance fees from their members. Let's suppose you want to join paper merchant association, so you have to pay some entrance fees or subscription fees. So जो ये members से वो fees लेते हैं या subscription fees लेते हैं, वो उनकी income नहीं मानी जाएगी. तो एक trade association की clarity की गई है कि क्या income होगी, जो अगर वो अपने members के लिए कोई specific service render करते हैं तो वो स्पेसिफिक सर्विस के बदले में जो वो चार्ज करेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज ए इनकम ऑफ दैट एन एसोसिएशन.
और ये जो प्रोविज़न है इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द सोशल क्लब्स। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि अगर जो ये इनकम है ट्रेड प्रोफेशनल एसोसिएशन की, उसमें से वो अपने खर्चे जो माइनस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द एसोसिएशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स इनकम टू इट्स मेंबर्स। मतलब अगर हम जो खर्चे माइनस करके, मान लो मेरे को लॉस होता है, मतलब मेरी इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा है जो मैंने स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर करी हैं, तो जो डेफिसिट है, जो घाटा है, वो सारा का सारा उस साल आपको अलाउड होगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन और इन कंप्यूटिंग द इनकम असेसेबल अंडर एनी अदर हेड। यानी जो ट्रेड एसोसिएशन की किसी और हेड से इनकम है, तो वो जो इस डेफिसिट को अपनी बिजनेस अदर बिजनेस इनकम से या अदर हेड्स की इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द एसोसिएशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स इनकम टू इट्स मेंबर्स एज ए ग्रांट टू एनी एसोसिएशन। मतलब वो अपनी एसोसिएशन अपनी मेंबर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, और जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है इज़ टू बी अलाउड शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एसोसिएशन बिफोर दिस डिडक्शन। ये जो हम बात कर रहे हैं कि दिस डेफिसिट विल बी अलाउड डिडक्शन, ये टोटल इनकम का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। So if there is no income under the head or deficiency exceeds such income, then whole of such deficiency can be set off income under any other heads, पर वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। Then fourth is export incentives. You can write कि the following are the various incomes, export incentives which are taxable under that business and profession. सो प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ लाइसेंस। मान लो आपने अपने बिजनेस के लिए कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस लिया है और अब आप वो बिज़नेस बंद कर रहे हो एंड यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड दैट लाइसेंस, और अगर आप उस लाइसेंस को बेचते हो तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। कैश असिस्टेंस, अगर गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट्स कर इनकरेज करने के लिए कुछ कैश असिस्टेंस देती है तो दैट इज़ ऑल्सो योर बिजनेस इनकम। यहाँ पे आप लिख सकते हो एनी रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। जब हम एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, तो उस टाइम पे हम उसकी डिडक्शन लेते हैं, तो कल को वही खर्चा जो मैंने माइनस कर लिया था अब उसकी रिकवरी हो रही है, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, इनकम। लेट टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरे बिजनेस की इनकम है 1 लाख और मैंने एक्साइज ड्यूटी पे करनी है 10,000। सो 1 लाख माइनस 10,000, मैं 90,000 के ऊपर टैक्स पे करूँगी। इसका मतलब मैंने उस 10,000 के ऊपर टैक्स पे नहीं किया। अब कल को वो 10,000 मेरा रिकवर होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे उस पर पे करना, दैट विल बी ट्रीटेड एज माई इनकम। प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। सो अगर आप गवर्नमेंट जो है आपने एक्सपोर्ट करा है और बदले में आपको ये गवर्नमेंट से फ़ीचर है कि आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, कि मतलब इतना एक्सपोर्ट करने के बदले में आप इतना इंपोर्ट बिना ड्यूटी के कर सकते हो, तो वो आपका क्रेडिट जमा होता जाता है आपकी पासबुक स्कीम में। तो मान लो आप कोई ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो जो एक्सपोर्ट तो करते हो पर उसमें जो रॉ मटेरियल है वो सारा इंडिया का यूज़ होता है, तो आप कुछ भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते। तो इसका मतलब आपको इंपोर्ट की जो फैसिलिटी मिली है कि इतना एक्सपोर्ट करने पे आप इतना इंपोर्ट बिना ड्यूटी के कर सकते हो, आप उसका कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो यू कैन ट्रांसफ़र दिस क्रेडिट टू सम अनदर पर्सन, और उसके बदले में जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन मानी जाएगी। द सेम केस इज ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट स्कीम। नेक्स्ट है, अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई भी यानी अपने कस्टमर से कैश में या काइंड में परक्विजिट्स मिलते हैं तो दैट इज़ फुली टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। सैलरी में अगर आपको काइंड में मिलता है तो ये 5,000 तक एग्जाम्प्ट है गिफ्ट, और कैश में फुली टैक्सेबल। बट बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो भी गिफ्ट आपको क्लाइंट से मिलेगा चाहे कैश में या काइंड में, इट इज़ फुली टैक्सेबल। मेंबर को कोई सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन मिल रहा है फर्म से, तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर ए सैलरी, इट इज़ टैक्सेबल अंडर एड बिजनेस एंड प्रोफेशन। वाई? बिकॉज पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द फर्म, दे आर नॉट द एम्प्लॉयज़। लेट सपोज यू डिड एनी एग्रीमेंट, आप अपना कोई बिजनेस बेच रहे हो
और आपने अब एग्रीमेंट किया है कि आप उस बिज़नेस को कैरी ऑन नहीं करोगे, तो बदले में जो आपको कंपनसेशन मिल रही है दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। सिमिलरली आपने किसी को टेक्निकल नो हाउ बेची, तो जो आप टेक्निकल नो हाउ सेल कर रहे हो उसके ऊपर जो फ़ायदा नुकसान होगा तो वो तो चैप्टर कैपिटल गेन में आएगा। बट मान लो आप उसके साथ एक्स्ट्रा 5 लाख वो आपको दे रहा है कि आप ये अब टेक्निकल नो हाउ किसी को शेयर नहीं करोगे, तो उसके लिए जो कंपनसेशन मिलेगी दैट इज़ टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब है कि व्हेन आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो सेल जिसमें आपकी देयर इज़ नो इंटेंशन टू एक्चुअली परचेज कमोडिटी, एक्चुअली परचेज शेयर्स, अब आप सिर्फ उनका प्राइस ऑफ डिफरेंस सेटल करते हो। सपोज मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि आज जो शेयर की कीमत है 100 रुपये, वो कल को 120 का हो जाएगा, तो मैंने मिस्टर ए से आज की डेट में 100 रुपये के रेट के साथ 1 महीने के बाद उसको कहा कि मेरे को 100 शेयर्स चाहिए आज के रेट पे 100, ठीक है। और एक्स को लगता है कि ये जो 100 वाला शेयर है वो 80 में चला जाएगा, तो बेटर है कि वो जब फ्यूचर में 1 मंथ के बाद 80 की चीज़ 100 में बेच पाएगा। सो आफ्टर 1 मंथ लेट्स सपोज ए की एक्सपेक्टेशन जो है, एक्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो सही हो जाती है, प्राइस शेयर का 80 हो जाता है। तो नाउ मैंने शेयर नहीं खरीदना ना उसने बेचना है, हम सिर्फ डिफरेंस 20 रुपीज़ का, क्योंकि एक्स का प्राइस सही हुआ है तो आई विल गिव 20 रुपीज़। अदरवाइज़ अब क्या है कि मैं 100 की चीज़ 120 की चीज़ जो अभी मतलब पहले मेरे अकॉर्डिंग 120 जानी थी बट वो चलेगी 80 में, तो मैं 80 की रुपए की चीज़ के लिए 100 रुपये देने हैं, इसका मतलब मेरे को 20 रुपये का लॉस हुआ, दैट आई विल पे टू द एक्स। सो ओनली द डिफरेंस इन द प्राइस इज सेटल्ड। और इसमें एक और चीज़ है कि जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें क्योंकि देयर इज़ एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स, तो वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं मानी जाती। तो पहले हम बताएंगे कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या हैं। डेरिवेटिव से होने वाला लॉस नॉर्मल लॉस माना जाएगा। जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो टैक्सेबल अंडर इट बिजनेस एंड प्रोफेशन, पर अगर कोई लॉस होता है तो दैट लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम स्पेकुलेटिव प्रॉफिट एंड नो अदर, एंड इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम 4 years। एंड देन प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस। इंडिया इनकम चाहे लीगल है या इलीगल है, बोथ आर टैक्सेबल अंडर एट बिजनेस एंड प्रोफेशन, पर अगर आपने इलीगल इनकम को अर्न करने के लिए कोई भी इलीगल एक्सपेंसेस करे हैं तो वो अलाउड नहीं होंगे। देन है अमाउंट अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इफ़ द पॉलिसी इज टेकन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय देन पैसे एम्प्लॉय को मिलेंगे, इट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। बट अगर पॉलिसी एम्प्लॉयर के नाम पे है तो उसको जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। Then transfer of certain assets specified under section 35 AD in certain circumstances, before that conversion of inventory into the capital stock। अगर आप अपने इन्वेंट्री को जो स्टॉक इन ट्रेड है, देखो स्टॉक इन ट्रेड के बेचने खरीदने पे जो प्रॉफिट और गेन होता है वो टैक्सेबल होता है अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, पर जो कैपिटल एसेट के बेचने खरीदने पे होता है वो कैपिटल गेन के चैप्टर में जाता है। तो मान लो आप अपनी स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपका 2 जगह ट्रीटमेंट होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन में स्टॉक बेचा और कैपिटल गेन के चैप्टर में वो स्टॉक खरीदा। तो जिस दिन आपने अपने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपके स्टॉक इन ट्रेड की क्या बन जाएगी, सेल प्राइस, और कैपिटल एसेट की कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल मैंने ज्वेलरी एज ए गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी खरीदी 5 लाख की, दिस इज़ माई रॉ मटेरियल, और अब मैं ज्वेलरी बेच नहीं रही, मैंने उस ज्वेलरी को अपने कैपिटल एसेट में यानी अपना कैपिटल एसेट बना दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में। और उस दिन जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया ज्वेलरी की वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू थी लेट्स सपोज 8 लाख। सो अब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कैपिटल गेन कैसे एक प्रॉफिट निकालेंगे, सेल कंसिडरेशन 8 लाख लेस कॉस्ट इज़ 5 लाख, तो 3 लाख इज़ माई बिजनेस इनकम। और उधर
जब ये मान लो ज्वेलरी मैंने 4 साल के बाद 15 लाख की बेची, तो मेरी बीच में से लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है आफ्टर लेट्स पुट 23 जुलाई बेची, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, द फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज 7 लाख। सो 15 में से 7 लाख माइनस करें, 8 लाख जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो दोनों सेक्शंस में आएगा। देन ए ट्रांसफ़र ऑफ certain assets specified under section 35 AD in certain circumstances. So अगर this will be अगर आपका कोई एसेट जो आपने सेक्शन 35 AD यानी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जो एक्वायर करे हैं, क्योंकि आपको 35 AD में उनकी 100% डिडक्शन मिल जाती है, तो अगर फ्यूचर में आप इनको बेचते हो तो जो आपको जितनी डिडक्शन आपने क्लेम कर ली थी उसकी रिकवरी आपकी क्या बन जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। So this we will explain in detail in the section by doing the deductions 35 AD.